बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग्स। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है कि जब किसी चार्ज को किसी हॉलो कंडक्टर में रख दिया जाता है तो बाहर के चार्जेस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब ये बताना है कि क्या इसी तरीके से किसी मास को भी शील्ड किया जा सकता है। हम इसे फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। सपोज ये कोई हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो अब अगर बाहर कोई चार्ज है तो वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो कंडक्टर है ये एक शील्ड का काम करता है कि बाहर के चार्जेस का अब कोई इफेक्ट इस चार्ज पर नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाएंगे तो वो बाहर से ही चली जाएंगी, ठीक, इसको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल शील्डिंग भी होती है। तो बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ऐसे किसी हॉलो स्फीयर के अंदर कोई मास रख दे तो बाहर अगर कोई मास होगा तो वो इस पर फोर्स लगाएगा ही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप के फोर्सेज होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इसको भी नहीं समझते, आप 12th में समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो पॉसिबल होती है। हम बस यहाँ पर इतना समझेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, कि यहाँ पर कोई भी मीडियम आ जाए फोर्सेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं वो मीडियम पर डिपेंड करती हैं कि वैक्यूम में कुछ और, एयर में कुछ और, या किसी और मीडियम में कुछ और फोर्सेज हो जाएंगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मासेस को कहाँ रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है ये। नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, अ बॉडी कैन नॉट बी शील्डेड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर। अब देखते हैं बी पार्ट। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज़ अ लार्ज साइज, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। बच्चों, इनसाइड द स्पेसशिप और सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इस तरह से रहते हैं, बिल्कुल हवा में तैरते रहते हैं। तो अगर स्पेस स्टेशन का साइज काफ़ी लार्ज हो तो क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो ग्रेविटी को डिटेक्ट कर पाएंगे? तो बच्चों, इसका आंसर है यस। इसको भी हम फिगर से एक बार समझ लेते हैं। ये सपोज अर्थ है, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अर्थ से जो उनकी डिस्टेंसेस होती हैं वो लगभग सेम होती हैं दोनों एंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्पेसशिप जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का हो, अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज साइज़ हो, तो ऐसे में ये डिस्टेंस अगर R1 है और ये वाली डिस्टेंस दूसरे एंड तक की ये R2 है, तो R2 इज़ मच ग्रेटर देन R1। अब ये इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा इसमें कि यहाँ पर जो G की वैल्यू है और यहाँ पर जो G की वैल्यू, उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। मीन्स G माइनस G डैश काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, इतना सिग्निफिकेंट होगा कि इसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। ये डिस्टेंस का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो G में वेरिएशन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो एस्ट्रोनॉट ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं बच्चों। इफ़ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, यू वुड फाइंड दैट सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन इज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. लेकिन जो टाइडल इफेक्ट है वो मून्स पुल के लिए ज़्यादा होता है। टाइडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मून के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ओशन में जो वाटर लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसको हम हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। तो ये
मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइडल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सन। तो ये बताना है कि फोर्स तो सन का ज़्यादा है, लेकिन जो टाइडल इफेक्ट है वो मून के लिए ज़्यादा होता है। तो इसका क्या रीज़न है ये बताना है। तो बच्चों इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से समझ लेते हैं कि टाइडल इफेक्ट के लिए जो फॉर्मूला आता है उसमें डिस्टेंस का क्यूब होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है उसमें डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मीन्स टाइडल इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द अदर बॉडी। ठीक है, चाहे वो सन हो या फिर मून हो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। अब हमको पता है कि मून की डिस्टेंस सन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अर्थ से मून जो है वो बहुत क्लोज है, सन की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, जो मून का टाइडल इफेक्ट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बच्चों हमको पता है कि अर्थ के सरफेस से जैसे ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होती जाती है। तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। बी देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब अर्थ के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस पर ही होती है। अगर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, और सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डिक्रीज। सी पार्ट देखते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ पर। तो इसलिए किससे इंडिपेंडेंट होगी, मास ऑफ बॉडी से। हम ये देख भी सकते हैं कि कोई लाइट बॉडी है कोई हैवी बॉडी है, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो दोनों सेम टाइम में अर्थ की सरफेस को टच करेंगी। मतलब उनका साइज उनका मास जो है वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनके पहुँचने का टाइम डिफर हो सकता है, अदरवाइज मास डिफरेंस की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम टाइम में ही पहुंचेंगी। मीन्स जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे, ना कि मास ऑफ बॉडी पे। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डी पार्ट देखते हैं, द फॉर्मूला माइनस जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1 इज मोर लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg r2 माइनस r1 for the difference of potential energy between 2 points r2 minus r1 distance away from the center of the earth। तो अब ये बताना है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा उनमें से ये ज़्यादा सही रहेगा या फिर ये ज़्यादा। तो बच्चों यही फॉर्मूला जो है ये मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये कैपिटल जी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जी यूज़ कर रहे हैं, जबकि हाइट का फ़र्क पड़ता है जी की वैल्यू पर। तो r1 से r2 तक लाएंगे तो जी में चेंज आएगा, लेकिन इस कैपिटल जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। इनके आंसर्स बच्चों ये यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सभी पार्ट्स के। आगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये हमको सॉल्व करने हैं। तो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth. What would be its orbital size as compared to that of the earth? एक कोई प्लैनेट मान लेते हैं कि जिसकी स्पीड अर्थ की स्पीड से डबल है। मतलब अर्थ जिस स्पीड से सन को रिवॉल्व कर रही है वो प्लैनेट उसकी डबल स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स अर्थ को 1 ईयर लगता है रिवॉल्व करने में सन को, तो उस प्लैनेट को कितना टाइम लगेगा, जस्ट हाफ, मीन्स हाफ ईयर। अब क्या बताना है यहाँ पर कि उसकी ऑर्बिटल साइज मीन्स सन से उसकी डिस्टेंस बतानी है हमको कि सन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। जबकि अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 अप्रॉक्सीमेटली। ये वैल्यू हम लेके चलते हैं मीटर में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पता है कि ये 1 ईयर होता है,
और प्लैनेट के लिए इसका जस्ट हाफ है क्योंकि उसकी स्पीड डबल है, तो 1/2 ईयर आ गया यहाँ पर। हमको ऑर्बिटल साइज अर्थ के लिए पता होता है, मीन्स अर्थ की डिस्टेंस सन से उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन हम यहाँ पर यही यूनिट यूज़ कर लेंगे, ये वैल्यू हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको बताना है प्लैनेट के लिए ऑर्बिटल साइज, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर केप्लर्स थर्ड लॉ यूज़ कर लेते हैं। क्या है केप्लर्स थर्ड लॉ? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो T² इज इक्वल टू KR³, इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब हमें कंपैरिजन करना है अर्थ और प्लैनेट के लिए, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, रेशो ले लेंगे हम। यहाँ पर हम TE और यहाँ पर लिख देते हैं TP, इधर है स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। अब R की वैल्यू यहाँ पर RE और यहाँ पर RP, इनका है क्यूब। फाइन क्या करना है हमें, RP की वैल्यू, तो RP को हम इस साइड लिख लेते हैं। तो RP³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये इधर आ गया। तो अब यहाँ TP/TE का स्क्वायर इंटू RE का क्यूब। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये है TP की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर TE अर्थ के लिए है ये 1 ईयर। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ गया। ये हमने ईयर में ही लिया है, रेशो है इसलिए हम कुछ यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। अब RE की वैल्यू ये है हमारे पास 1, ठीक, 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ गया ये 1/4, ठीक। RP³ की वैल्यू आ गई 1/4। बच्चों अब हमें क्यूब रूट लेना होगा RP की वैल्यू के लिए। तो सपोज़ हम इसको ऐसे लिख लें कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास RP³ जो है इसको हम लिख सकते हैं 2/8। तो RP की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब रूट अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन इस तरह से इजी करने के लिए हमने ऐसे लिख लिया है 2 का क्यूब रूट। बच्चों कुछ क्यूब रूट्स हमको लर्न होने ही चाहिए, तो जैसे कि 2 का क्यूब रूट 1.26। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.63 AU। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑर्बिटल साइज है प्लैनेट के लिए वो आ गया 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Io, one of the satellite of Jupiter, has orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to the power 8 meter. Show that the mass of Jupiter is about 1000 that of the sun. बच्चों यहाँ पर Io एक ये सैटेलाइट दिया हुआ है हमें जुपिटर का। अराउंड 80 सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, तो उनमें से एक का नाम है Io। तो ये जो सैटेलाइट है इसका हमको टाइम पीरियड गिवन है कि जुपिटर को रिवॉल्व करने में ये इतने डेज लेता है, 1.769 डेज। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो डिस्टेंस है उसकी जुपिटर से, वो है 4.22 इंटू 10 to the power 8 मीटर। अब हमें इन वैल्यूज़ की हेल्प से जुपिटर का मास कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि सन का मास जो है वो इसके मास का लगभग 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, ये शो करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि ये है बच्चों यहाँ पर जुपिटर और ये है Io इसका सैटेलाइट, ठीक है। ये इसको रिवॉल्व कर रहा है सपोज इस तरीके से। ये ऑर्बिटल साइज हो गया इसका, जो डिस्टेंस यहाँ से किसी भी एक पॉइंट तक के लिए देख लें तो ये इसका ऑर्बिटल साइज मीन्स RJ जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमने RJ लिखा हुआ है ये वो वैल्यू है। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम जुपिटर का मास निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, लेकिन इसी तरीके से हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं कि ये सन है और सन को रिवॉल्व कर रही है ये अर्थ, ठीक, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ये अर्थ के लिए ऐसे ऑर्बिटल साइज आ जाएगा हमारे पास, और सन से ये जो डिस्टेंस है अर्थ तक की
इसको हमने लिखा है RS और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बच्चों अब इन इंफॉर्मेशंस की हेल्प से ही हम मास निकाल सकते हैं दोनों का और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, हम वही केपलर्स थर्ड लॉ ही लेंगे। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ यहाँ ये टाइम पीरियड होता है और ये ऑर्बिट का साइज मीन्स यही डिस्टेंस R जो है वो होती है। तो T² इज इक्वल टू KR³ और ये जो K है बच्चों उसकी वैल्यू हम रख देंगे 4π² अपॉन GM, ये K की वैल्यू है और ये R³। ये हमने चैप्टर में डेरिवेशन में निकाला हुआ है कि K की वैल्यू ये किस तरीके से आती है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेते हैं। उससे हमारे पास M की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π² अपॉन T², साथ में ये G और आएगा और इधर ये R³। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें ये मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, तो इसकी हेल्प से हम रेशो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ MJ/MS ये ले लेंगे, मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन। 4π² अपॉन G ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आएगा नहीं। अब बचेगा क्या यहाँ पर R और T। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R³ को हम यहाँ पे लिख देंगे RJ³, यहाँ पर RS³ और ये T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा TS अपॉन ये TR TJ, ठीक है, इनका आ जाएगा स्क्वायर। बस अब हमको यहाँ पर वैल्यूज़ ही रखनी है। RJ की वैल्यू ये है 4.22 इंटू 10⁸ और यहाँ RS की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स में है, ये क्यूब है यहाँ पर, ये वैल्यूज़ है ना यहाँ पे, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब T की वैल्यूज़ ये 1.769 डेज और ये 1 ईयर का मतलब क्या है यहाँ पर 365 डेज। ये हमको पता है ना कि अर्थ इतना टाइम लेती है सन को रिवॉल्व करने में, तो यहाँ TS की वैल्यू 365 डेज और यहाँ पर 1.769 इसका है स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेशन हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ क्यूब और स्क्वायर हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें ये प्रूव करना है कि सन का मास 1000 टाइम्स है जुपिटर के मास का, मीन्स एक हमको रेशो जो है वो देखना है, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा एस्टिमेशन कर लेंगे। जैसे कि हम जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.8 अराउंड ऐसे आएगा इंटू 10⁻, पावर्स कितनी आ जाएंगी 8 - 11 3 और ये 3 का यहाँ पर ये क्यूब -9, 8 - 11 3 और ये ऊपर गया माइनस हो गया और -3 का क्यूब ये -9 आ गया। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ इसका भी क्यूब होगा क्योंकि ये हमने एक बार डिवाइड किया है लगभग, तो ये 2.8 आ जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं 365, इसको हम लिख लेते हैं 1.77 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये 69 है तो 1.77 इतना तो हम कर ही सकते हैं। एस्टिमेशन लेंगे तो 2.8 का क्यूब करेंगे तो बच्चों 2.8 का स्क्वायर हम लें तो स्क्वायर हमको पता होता है कि 7.84 ये आएगा, ठीक है। इसमें एक 2.8 के मल्टीप्लाई और करनी होगी हमको इंटू 10⁻⁻9। यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.7 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये लगभग हमारे पास आ जाता है 206.21 लगभग। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसकी लिख देंगे कि इससे डिवाइड करके आ जाता है। तो अब यहाँ आ गया ये 206 तक ही ले लेते हैं बच्चों हम राउंड ऑफ करके
एस्टिमेशन तो हम ले ही रहे हैं, यहाँ इसका स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे 22 के अराउंड ले लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 21.95 कुछ ऐसे आएगी, और 22 इंटू 4.24 तक ही लेते हैं ये वैल्यू। और यहाँ पर फिर हमारे पास पावर्स कितनी हो जाएंगी, हमने 1 2 3 4 ये 4 तक इसको मूव कराया तो यहाँ पावर 4 आ गई, और ये 10⁻⁻⁹। अब हमारे लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया बच्चों 93.28, और इधर ये पावर्स हमारे पास आ गई यहाँ पे 5। इसको लिख सकते हैं हम 0.93 इंटू 10⁻, ये फिर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू कम कर दी तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, इसको नियरली इक्वल टू 1 मान लेते हैं बच्चों। तो ये जो रेशो है हमारा ये 1 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो ये mj/ms इज इक्वल टू ये आ गया 1 इंटू 10⁻³ ठीक, इसको उल्टा करके लिख देते हैं ms/mj, ये आ जाएगा अब यहाँ 10⁻³ तो इससे ms इज इक्वल टू 1000 mj। तो मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ जुपिटर। ठीक, ये हमको यहाँ पे शो करना था कि सन का मास इसका 1000 टाइम्स है। तो थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन में हमको टाइम लगा, तो आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन के लिए आप एस्टिमेट करके भी, नंबर का राउंड ऑफ करके भी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।